Hello students, I am Dr. Komal Rathod, Assistant Professor in Kumar Bhritya, Faculty of Ayurvedic Science in Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today's my topic is diarrhea. Diarrhea in infants. First of all, what is diarrhea? So diarrhea is passage of 3 or more loose or watery stool in a 24 hours period. A loose stool being one that would take the shape of the container. It is a short definition of diarrhea. So diarrhea is an increase in the fluid volume number of the stool related to the usual habit of each individual. सबसे पहले डायरिया क्या है? तो डायरिया 2 से 3 या उससे भी ज्यादा बार वाटरी स्टूल का पास होना 24 घंटे के अंदर, ये एक डायरिया की डेफिनेशन है. और डायरिया जो है वो फ्लूडिटी में, वॉल्यूम में और बार बार स्टूल के नंबर के अकॉर्डिंग परसेंट टू परसेंट चेंज हो सकता है. यहाँ पे बता रखा है इन अंडर 5 ईयर ऑफ चिल्ड्रंस डायरिया इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टिलिटी, मोर्बिडिटी और सीवियर malnutrition. इन तीनों के लिए सेकंड लीडिंग कॉज है डायरिया. इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? तो डायरिया के रिस्क फैक्टर है एज, बोटल फीडिंग चिल्ड्रंस या इन्फेंट, malnutrition, measles, hygiene, environment, water sources और एजुकेशन डिजास्टर. अगर एजुकेशन नहीं है तो हम कहीं का भी कॉन्टेमिनेटेड वाटर यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शियस डायरिया हो सकता है. नाउ go ahead with its type. Its types is 3. First, acute watery diarrhea. Second is dysentery. And third is persistent diarrhea. First type is acute watery diarrhea. So what is acute watery diarrhea? Means passes of frequent loose or watery stool without visible blood for less than 14 days. Means अगर लूज वाटरी स्टूल जो कि बिना विजिबल ब्लड के दिखाई दे 14 दिन के कम अंतराल में, उसे तो एक्यूट वाटरी डायरिया माना जाता है. इसके 80% केसेस जो होते हैं वो बीइंग एक्यूट होते हैं क्योंकि ये 14 दिन से कम होते हैं. इसके अंदर हमें वॉमिटिंग में भी अक्कर, फीवर में भी प्रेजेंट. सीवियर डिहाइड्रेशन दैट कैन बी फैटल कंट्रीब्यूशन ऑफ माल न्यूट्रिशन. अगर इसमें सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए तो वो माल न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है, या फिर इसमें माल न्यूट्रिशन के साथ वो बहुत ज्यादा घातक हो जाता है. यहाँ पे आगे सेकेंड टाइप इसका डिसेंट्री है. तो यहाँ पे डायरिया के साथ डिसेंट्री को बताते हैं कि डायरिया हो रहा है और उसके साथ में हमें विजिबल रेड ब्लड स्टूल में दिखाई दे रहा है, तो वो डिसेंट्री है. 10% केसेस जो डायरिया के होते हैं उनमें ऐसा दिखाई देता है. मेन सिक्वल होता है. इसमें क्या होता है? एनोरेक्सिया और एनीमिया मिलता है. रैपिड ब्लड लॉस होगा बच्चे का, डैमेज होंगे उसके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. थर्ड इसका टाइप है परसिस्टेंट डायरिया. परसिस्टेंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो ज्यादा समय तक बना रहे. तो डायरिया दैट बिगिन acutely as watery diarrhea or as dysentery or last for 14 or more days. 10% of cases of diarrhea में persistent diarrhea में मिलता है. इसके अंदर marked weight loss मिलेगा, malnutrition होगा, dehydration होगा. dehydration इसलिए होगा क्योंकि अगर स्टूल में वाटर, मतलब स्टूल जो है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, तो डिहाइड्रेशन होगा क्योंकि वाटरी डायरिया है. If it should not be confused with recurrent or long lasting diarrhea due to non infectious causes which is named as chronic diarrhea. ये नॉन इन्फेक्शियस है, तो अगर ये नॉन इन्फेक्शियस है तो इसे हम क्रॉनिक डायरिया भी मान सकते हैं. इसके कॉजेज ये हो सकते हैं, नॉन इन्फेक्शियस है तो कोई डाइटरी हैबिट हमारी ऐसी हो, कुछ फूड एलर्जन फूड हमने खा लिया हो, कुछ नॉन ससेप्टेबल डाइट हमने ले ली हो, फॉर्मूला मिल्क या फिर फॉर्मूला नॉट सुटेबल फॉर एज, कुछ भी ऐसे फॉर्मूलाज
जो हमारी एज के अकॉर्डिंग हमारे इंटेस्टाइन्स को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हो, तो वो परसिस्टेंट डायरिया के तौर पे 14 दिन से ज़्यादातर दिन तक बना रहेगा। देन आगे इसमें बता रखा है कि कुछ माल एब्जॉर्प्शन हो जाता है कुछ डाइसेक्राइड का, लाइक सीलिएक डिजीज होती है। सीलिएक डिजीज में और सिस्टिक फाइब्रोसिस में परसिस्टेंट डायरिया कंटिन्यू बना रहता है। कुछ एंडोक्राइनल डिसऑर्डर होते हैं लाइक थायरोटॉक्सिकोसिस, और कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो एंटेरोपैथी करती है, जिसकी वजह से भी परसिस्टेंट डायरिया बना रहता है। न्यूरोब्लास्टोमा और कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जिनको लेंगे तो हमें परसिस्टेंट डायरिया बना रहेगा। तो ये उसके कॉजेज हैं। यहाँ पे हम इटियोलॉजी समझते हैं। इसमें आगे इटियोलॉजी बताती है डायरिया और डिसेंट्री की एक साथ, जिसमें बताया है कि कुछ शिगेला की स्पीशीज होती हैं, कुछ ई कोलाई की स्पीशीज होती हैं, कंपाइलोबैक्टर, एमीबिक डिसेंट्री टाइप, और बिलहार्जियल डिसेंट्री, शिस्टिसोमास, साल्मोनेला, टाइफाइड फीवर, एंटेरिक फीवर, इन सब की वजह से भी कंटिन्यू डिसेंट्री और ये परसिस्टेंट डायरिया बना रहता है। यहाँ पे पैथोलॉजी बताई है, द बेसिस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डायरिया इज डिस्ट्रीब्यूट इंटेस्टाइनल सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट। मतलब अब डायरिया होने के पीछे रीजन क्या है कि इंटेस्टाइन का जो भी मैकेनिज्म है उसमें कहीं ना कहीं उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ट्रांसपोर्ट में गड़बड़ी हो जाए या डिस्टर्बेंस आ जाए, तो पैथोलॉजी बनती है डायरिया की। movement of water across intestinal membrane is passive and determined by both active and passive fluxes of solutes। अगर कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन में सोल्यूट के एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में गड़बड़ी आती है, जैसे कि इसके सोडियम और क्लोराइड और ग्लूकोज इनके ट्रांसपोर्ट में कहीं भी गड़बड़ी आती है तो डायरिया होता है। यहाँ पे मैकेनिज्म बताया है डायरियल डिजीज का कि किस प्रकार से ये होता है। तो इसकी 4 फेजेस बता रही है, 4 प्रकार के मैकेनिज्म है। एक फर्स्ट मैकेनिज्म को सेक्रेटरी बोलते हैं, दूसरे को ऑस्मोटिक, तीसरी डिक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस की वजह से, चौथा मोटिलिटी डिसऑर्डर की वजह से। यहाँ पे सेक्रेटरी में बताया है कि थ्रू इंक्रीज इन। अब सेक्रेटरी का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी इनका अगर और कैल्शियम ये अगर ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होने लग जाए, ठीक है, डिक्रीज हो जाए एब्जॉर्प्शन और इंक्रीज हो जाए सिक्रेशन, तो सिक्रेशन इंक्रीज हो गया और एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया तो डायरिया होगा। यहाँ पे अगर हम उसे फास्टिंग पे रखते हैं तो डज नॉट स्टॉप विद फास्टिंग, अगर हम इसे फास्टिंग से नहीं रोक सकते। इस तरह का एग्जांपल होता है कोरेला टॉक्सिजेनिक और ई कोलाई के इन्फेक्शन में। दूसरा है ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक को कैसे माना गया है कि जैसे माल डाइजेशन हो गया, इंजेक्शन ऑफ अनएब्जॉर्बेबल सॉल्यूट्स, कुछ ऐसे सॉल्यूट्स का यूज कर लें जो कि एब्जॉर्बेबल नहीं है, तो उससे क्या होगा, ऑस्मोटिक जो रेंज है वो बढ़ जाएगा। तो ये भी फास्टिंग से नहीं खत्म होगा। ऐसा किस में मिलता है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक इंडाइजेशन, ऑस्मोटिक माल डाइजेशन, इंजेक्शन और अनएब्जॉर्बेबल सॉल्यूट्स की वजह से डायरिया कॉज होता है। वो कारण है लैक्टोज डिफिशियंसी में, ग्लूकोज माल एब्जॉर्प्शन में, और लैक्टोलोज की वजह से जो डायरिया होता है वो ऑस्मोटिक टाइप का या ऑस्मोटिक सिक्रेटरी की वजह से होता है। लाइक थर्ड जो इसमें दे रखा है वो है डिक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस। लाइक इंटेस्टाइन की जो सरफेस होती है उसमें जो विलई और क्रिप्स होते हैं उनका अगर एब्जॉर्प्टिव सरफेस है वो कम हो जाए तो भी डायरियल डिजीज का मैकेनिज्म बनता है। ऐसा होता है रोटा वायरस के इन्फेक्शन में, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में, सीलियक डिजीजेस में। थर्ड होता है मोटिलिटी डिजीजेस। मोटिलिटी डिसऑर्डर्स अगर होते हैं, लाइक किसी की मोटिलिटी तो बढ़ गई लेकिन ट्रांजिट टाइम जो है वो कम हो गया, फॉर एग्जांपल थायरोटॉक्सिकोसिस में, आईबीएस में, इनमें क्या होता है कि उसकी मोटिलिटी तो बढ़ती जाती है लेकिन जो ट्रांजिट टाइम होता है वो कम हो जाता है, तो इस वजह से वहां का जो पैथोजन है वो प्रोलिफरेट होगा और डायरिया कॉज करेगा। यहाँ पे आगे बता रखा है कि the majority of diarrhea occur as the result of infection with few pathogens. It tends to recur again and again. Then इसमें बता रखा है कि कुछ पैथोजेंस होते हैं जिनकी वजह से बार बार इन्फेक्शन होता है। The most important cause of diarrhea is developing countries are first of all rotavirus, then enterotoxicogenic E. coli,
शिगेला, कैम्पैलोबैक्टर जेजुनी, क्रिप्टोस्पोरोडियम यूजुअली समर्स में। हाँ, तो क्रिप्टोस्पोरोडियम जो है वो समर में, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन while virus has tendency to increase in winters। तो बैक्टीरिया जो है वो समर में डायरिया कॉज करेंगे, कुछ बैक्टीरिया लाइक क्रिप्टोस्पोरोडियम की वजह से, और कुछ होते हैं वायरस जो विंटर में डायरिया कॉज करते हैं। यहाँ पे फिर मैंने आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में बता दिया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई और क्रिप्स होती हैं, क्रिप्स ऑफ लीवर गुहन, उनकी एब्जॉर्प्टिव सरफेस या उनकी जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस की वजह से डायरिया कॉज होता है। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी विलाई में 90% उसकी विलाई में जो टॉल कॉलमनर एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं, उनकी उनकी जो ये जो विलाई होती है वो खत्म हो जाती है इस वजह से। और दूसरा क्रिप्स ऑफ लीबर कुहन, इन ये शॉर्ट कॉलमनर सेक्रेटरी होती है, इन पे ब्रश बॉर्डर नहीं होती, ये विलाई में ब्रश बॉर्डर होती है। तो इनके सरफेस में डिस्टर्बेंस होने की वजह से भी डायरिया कॉज होता है, क्योंकि वहां पे क्लोराइड्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, या कहीं पे डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो रहा है लेकिन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो डाउन हो रहा है, और कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आयन और बाकी सोडियम वगैरह चैनल जो हैं उनके उनके अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से डायरिया कॉज होता है। यहाँ पे मैंने कुछ साइन बताए हैं जिससे ये पता चलेगा कि नो डिहाइड्रेशन में क्या क्या साइन होते हैं, सम डिहाइड्रेशन में और सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या क्या साइंस होते हैं। पैरामीटर्स यही है, मेंटल स्टेटस, आई बॉल की वजह से, ड्रिंकिंग और स्किन टर्जिडिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर नो डिहाइड्रेशन है तो मेंटल स्टेटस जो है वो एज इट इज रहेगी, अलर्ट रहेगा। सम डिहाइड्रेशन है तो रेस्टलेस रहेगा, इरिटेबल रहेगा, और सीवियर डिहाइड्रेशन है तो लिथार्जीनेस और अनकॉन्शियसनेस रहेगी। आई बॉल नो डिहाइड्रेशन में सनकन नहीं होती, और अगर सम डिहाइड्रेशन है तो सनकन आइज मिलेगी, और सीवियर डिहाइड्रेशन है तो आई बॉल बहुत ही ज्यादा अंदर धस जाएंगे। ड्रिंकिंग, नो डिहाइड्रेशन में ड्रिंकिंग नॉर्मली, सब में अगर टू ड्रिंक, अगर अपन को थोड़ा डिहाइड्रेशन है तो हमें पानी की ज्यादा इच्छा होगी, और अगर बहुत ज्यादा सीवियर है तो हम अनेबल टू ड्रिंक, हम सीवियर डिहाइड्रेशन में तो पीने लायक कंडीशन में नहीं रहते, फिर आईवी लाइन लगानी पड़ती है। स्किन टर्जिडिटी में नो डिहाइड्रेशन में कुछ भी स्किन टर्जरी रहेगी, और सम डिहाइड्रेशन में अगर हम पिंच करेंगे तो पिंच करते हैं इसे लॉन्गिट्यूडनल ऊपर की तरफ खींचेंगे तो धीरे धीरे बैठेगी, और सीवियर में वेरी ही स्लो, बहुत ही स्लो स्किन की टर्जिडिटी खत्म हो जाती है। अब फिर बता दिया सेंसोरियम, रेस्टलेसनेस, लेथार्जिक और अनकॉन्शियस रहेगा, सनकनाइज रहेगी, ड्रिंकिंग और पिंच जो कि मैं पीछे बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैनेजमेंट बताया डिहाइड्रेशन का। तो यहाँ पे दो तरह के प्लान होते हैं, एक तो नो डिहाइड्रेशन में और एक हाइड्रेशन में। यहाँ पे बताया बी, सम डिहाइड्रेशन में, जैसे कि मैं पीछे बता चुकी हूँ। लेकिन अगर नो डिहाइड्रेशन है तो ट्रीट एट होम, ट्रीट डायरिया एट होम। रूल ऑफ 3 FS, 4 रूल्स। पहला एक्स्ट्रा फ्लूड दे दो, फिटिंग करा दो, फॉलो अप करो, और सप्लीमेंट ऑफ जिंक। तो ये 4 चीजें तो फॉलो करनी ही है, फ्लूड, फीडिंग, फॉलो अप और सप्लीमेंट ऑफ जिंक। फ्लूड में यहाँ बता रखा है कि ORS का टेकिंग, ORS लो 10 ml पर ग्राम के अकॉर्डिंग, 50 to 100 ml डोज होती है 2 साल तक के बच्चों की। और अगर 100 से 200 ml तक बाउल का जा रहा है तो हम उसको 50 से 100 ml तक दे सकते हैं। अदर फ्रूट्स दे सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, है ना। फूड बेस्ड फ्रूट्स जैसे कि सूप, राइस वाटर, योगर्ट, ये सब दे सकते हैं। सूटेबल फ्रूट्स भी दे सकते हैं, जैसे कमर्शियल कार्बोनेट बेवरेजेस, कमर्शियल फ्रूट जूस, स्वीटेंड टी, कॉफी एंड सम मेडिकल टीज वगैरह। ये नो डिहाइड्रेशन में फीडिंग कराते रहेंगे उसको, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह, काउ मिल्क, फॉर्मूला मिल्क, ये सब। रिटर्न फॉलो अप एंड सी इन हिम इन 2 days। लेकिन अगर कुछ कुछ डिहाइड्रेशन है तो एस्टिमेट करेंगे 5 से 10% बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको ORS 75 ml पर केजी। जब नहीं था तो हम उसको सिर्फ 10 ml पर केजी दे रहे थे, लेकिन अगर उसको सम डिहाइड्रेशन है तो 75 ml पर केजी के अकॉर्डिंग 4-4 घंटे में उसको पिलाएंगे, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। अगर वॉमिटिंग वगैरह हो रही है तो वेट करेंगे 10 मिनट, फिर वापस से 4 घंटे बाद डिहाइड्रेशन चेक करके ORS फिर से देंगे। यहाँ पे मैंने ORS के फॉर्मूला बताया जो WHO ने बता रखा है। ORS में होता है सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज एनहाइड्रस, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम सिट्रेट या डिहाइड्रेट। सोडियम क्लोराइड होता है 2.6 ग्राम,
ग्लूकोज एनहाइड्रेट 13.5 ग्राम पर लीटर, पोटेशियम होता है 1.5 और ट्राइसोडियम होता है 1.9। यहाँ पे फिर उसकी यहाँ पे अलग से ये और बता रखा है सोडियम भी होता है, क्लोराइड भी होता है। ये एक चीज ये बता रखी है कि ग्राम्स पर लीटर में ये है और मिली ऑस्मोल पर लीटर में फिर ये अलग अलग करके बता दिए कि सोडियम है, क्लोराइड है, ग्लूकोज एनहाइड्रेस है, पोटेशियम है, सिट्रेट है। ठीक है, टोटल ऑस्मोलिटी 245 मिलीमोल पर लीटर होती है। तो आप ये याद कर लें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ओआरएस का फॉर्मूला बताइए अकॉर्डिंग टू WHO और यूनिसेफ। नेक्स्ट यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट जिंक सप्लीमेंट हम पेशेंट को देते हैं। जिंक सप्लीमेंट इज द कॉमन इन डेवलपिंग कंट्री एंड जिंक इज लॉस्ट ड्यूरिंग डायरिया। जिंक जो होता है वो डायरिया के दौरान निकल जाता है बॉडी से। तो एसोसिएट विथ क्या करता है, इम्पेयर्ड इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, डिक्रीज ब्रश वाटर एंजाइम एक्टिविटी, इम्पेयर कर देता है सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी को। तो जिंक सप्लीमेंट देते हैं और बाकी ये सब जो ऊपर ये करता है ये इनको खत्म होने से रोकता है। रिड्यूस ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ डायरिया, increase use of ORS and reduce inappropriate use of antimicrobial, reduce recurrent with 2 to 3 months. It's help for epithelialization. ये epithelialization करता है 2 से 3 महीने में रिड्यूस कर देता है अगर एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट है तो, और इसको ORS के साथ देते रहना चाहिए। अब ये epithelialization करता है इसीलिए जो बच्चे 6 महीने से कम है, ठीक है, उनको 10 mg पर डे के अकॉर्डिंग उसकी डोज है जिंक की, और जो बच्चे 6 महीने से ज्यादा है उनको 20 mg पर डे 10 दिन के लिए देते हैं। इससे डायरिया में आराम मिलता है और बच्चा ठीक हो जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट डायरिया। डायरिया के बारे में ये ब्रीफ नॉलेज आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू।